अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। यकीनन जब हम बात करते हैं ज़िंदगी में मुश्किलात के बारे में तो अक्सर ये कहा जाता है कि आपकी हिम्मत और हौसला वो वाहिद चीज़ें हैं जो आपको सही रास्ता दिखा सकती हैं। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आप में पॉजिटिविटी है और आपको यकीन है कि अच्छे दिन आ सकते हैं, बेहतरी के इम्कानात हैं और तब्दीली यकीनन आएगी, सो दैट इज़ व्हेन यू विल रियली मेक अ डिफरेंस। किसी ने बहुत अच्छी बात ये की थी कि कुछ लोग आजकल बहुत ज़्यादा बात करते हैं सबकॉन्शियस की, यानी आपका एक तरह से जो लाशऊर है उसके अंदर आपके एक्सपीरियंसेस स्टोर हो रहे हैं और अगर नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं तो शायद उसकी वजह से आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन अगर वो आपके लाशऊर में हैं और आपके जहन पे हावी नहीं है, आपके पास बिल्कुल भी ये आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप जाइए और पहले जाके ज़िंदगी के उन तमाम लम्हात को एक इरेज़र से साफ़ कीजिए। जो ज़िंदगी आप जी चुके हैं उसको आप कभी भी मिटा नहीं सकते, लेकिन हाँ उन एक्सपीरियंसेस से आप जीत सकते हैं। बेहतरीन लोगों की जब मिसाल दी जाती है तो बदतरीन हालात में भी वो शुक्रगुजारी का ख्याल करते हैं, यानी अपना जहन किसी ऐसी चीज़ की तरफ मोड़ देते हैं जहाँ उनको ये एहसास होता है कि जी अभी भी नॉट ऑल इज़ लॉस्ट। अगर खुदा न खास्ता मेरे सामने ये मुश्किल है या मेरी सेहत मेरे साथ नहीं है, पैसे मेरे साथ नहीं हैं और लोगों की सपोर्ट मेरे साथ नहीं है, तो कोई ना कोई एक आध ऐसी चीज़ जो उनको हौसला देती है, चाहे वो अपने बच्चों की तरफ देखें। कुछ लोग कहते हैं कि सिंपलेस्ट ऑफ थिंग्स कि आप सांस ले रहे हैं, आपके पास ज़िंदगी की नेमत है, यही चीज़ें उनको हौसला देती हैं। अच्छा, जब हम मुश्किलात का जिक्र करते हैं तो अक्सर उसकी मिसाल देते हुए कहते हैं कि जी पहाड़ जैसी मुश्किल हमारे सामने आ गई। हमने पहाड़ को पता नहीं क्यों एक ऐसा इमेज बना लिया है कि जो हमें मुश्किलात की तरफ इशारा करता है। यानी मेरे ख्याल में इसकी शायद वजह यह है कि जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं या किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जिसमें इनिशियल डेज में उनके पास जो राब्ता था वो सिर्फ यही था कि उस पहाड़ को क्रॉस करना, तो ऑब्वियसली एक एल्टीट्यूड की वजह से उसको देखकर मुश्किलात का एक तस्वुर हमारे जहन में आता है कि एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है जो आपके सामने है और उसमें से कहीं ना कहीं रास्ता निकालना है। लेकिन एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है, मुहावरा है, जो ये मानता है कि पहाड़ चाहे कितना भी बुलंद क्यों ना हो, कभी भी सूरज की रोशनी को रोक नहीं सकता। अगर आप सिर्फ इस बात को जहन में रखें कि आपको एक बहुत बुलंद चोटी जैसी मुश्किल नज़र आ रही है, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं उस सूरज की, उस उम्मीद की किरणें भी ज़रूर होंगी जो आपको रास्ता दिखाएंगी। आज आप कहेंगे सिरा बहुत पहाड़ का जिक्र कर रही हैं, इसकी क्या वजह है? भाई इसकी वजह यह है कि इंटरनेशनली पूरी दुनिया में आज पहाड़ का दिन यानी इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है और पाकिस्तान में हम खुश नसीब हैं कि हमारे पास अल्लाह ताला ने टोपोग्राफी वाइज हमारी सरजमीन को तमाम ही नेमतों से नवाजा है। चाहे हम बात करें पहाड़ों की, चाहे हम बात करें साहिल समंदर की, चाहे हम बात करें रेगिस्तान की जिसकी अपनी खूबसूरती होती है, या खेत खलियान की, अल्लाह ताला ने इस खित्ते को खुसूसन माला माल किया है इन तमाम खूबसूरतियों से। और आपको बताते चलें कि दुनिया में जो बुलंद तरीन पहाड़ हैं उनकी जो ऊंचाई है, उनकी जो बुलंदी है वो 7000 मीटर से ज़्यादा तस्वुर की जाती है और पाकिस्तान में तकरीबन 108 ऐसे पहाड़ हैं जिनकी बुलंदी 7000 मीटर से ज़्यादा है और उससे छोटे पहाड़ यानी 6000 मीटर की अगर बात की जाए तो उसकी तादाद भी लगभग यही कहा जाता है कि 108 पहाड़ ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनकी बुलंदी 6000 मीटर से ज़्यादा है। और अगर छोटे पहाड़ों की बात की जाए, यानी पहाड़ तो पहाड़ होता है लेकिन फिर भी अगर इस सिलसिले में, पहाड़ी सिलसिले में कदरे निस्बतन कम बुलंद पहाड़ की बात की जाए जो 4000 या 5000 फीट के होते हैं, मीटर्स के होते हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान में 4000-5000 मीटर के अनगिनत पहाड़ी सिलसिले हैं। और इसके अलावा जो दुनिया की 15 हाईएस्ट पीक्स हैं उसके अंदर ज़रूर जिक्र किया जाता है कि उन 15 में से 4 पाकिस्तान में हैं। K2 का जिक्र हम हमेशा सुनते हैं, पाकिस्तान की एक अलामत भी समझा जाता है। बचपन में हम K2 का पाकिस्तान की वजह से बहुत बात करते थे। और यकीनन जो कोपैमा हैं, जो माउंटेनियर्स हैं, वो आपको बताएंगे कि सिर्फ पहाड़ की बुलंदी ही नहीं होती, उसकी स्टीपनेस, उसकी जो कंडीशंस हैं जिसमें वो पहाड़ चढ़ा जाता है वो भी बड़ा काउंट करता है। और इस अंदाजे के मुताबिक लोग कहते हैं कि एवरेस्ट जो कि दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ है उसको जो चढ़ना है वो निस्बतन K2 के चढ़ने से आसान है।
यही वो सारी बातें हैं जो पाकिस्तान को यूनिक बनाती हैं। इसके हवाले से हमने एक पैकेज भी बनाया है। लेकिन आज जब हम पहाड़ों का जिक्र कर रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की बात कर रहे हैं, तो पता नहीं क्यों मेरे जहन में सियाचिन का भी जिक्र आ रहा है। और मेरे ख्याल में इसकी भी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती कि जिस तरह हमारी पाक अफवाज के जवान वहाँ पे पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। ये बड़ी एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक एवलांच आया जिसमें हमारे बहुत सारे जवानों ने अपनी शहादत पेश की, अपनी जानों का नजराना पेश किया, और ये भी ऑन ड्यूटी थे, तो जाहिर सी बात है हम इनको शहीद ही मानते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम अपनी कोई भी शहादत, किसी भी शहीद को भूलते नहीं हैं। और आपको वो ऑपरेशन भी याद होगा जब टिल द लास्ट मैन वाज रिकवर्ड फ्रॉम दीज एक्सट्रीम कंडीशंस, यानी आप सोचे एक बर्फ का तूफान है, पहाड़ हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह एक एक शहीद को उनके वारिसों तक पहुंचाया गया। तो आई थिंक खिराज अकीदत पेश करना चाहेंगे उन तमाम शहदा को भी। लेकिन पहाड़ हमेशा मुश्किल या चैलेंज के लिए के तौर पे आपके सामने एक सिंबल ना हो। हमारे पास इनकी खूबसूरती के ऊपर और इनकी यूनिकनेस के ऊपर एक खुसूसी रिपोर्ट भी है। सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम आज पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद पहाड़ी सिलसिलों को माहौलियाती खतरात से बचाना और पहाड़ों का कुदरती हुस्न बरकरार रखने के लिए इक़दामात का शऊर उजागर करना है। इस दिन को मनाने का आगाज उस वक्त हुआ जब अक़वाम मुत्तहिदा ने एक करारदाद के जरिए 2002 को पहाड़ों का साल करार दिया और दुनिया भर में पहाड़ों की हालत बेहतर बनाने और उनके कुदरती माहौल को बरकरार रखने के लिए खुसूसी इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया। पाक सरजमीन भी कुदरती हुस्न से मालामाल है और हमारे वतन को यह एजाज हासिल है कि दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 यहाँ वाक़ है और यहाँ दुनिया के 3 अजीम तरीन पहाड़ी सिलसिले कराकरम, हिमालय और हिंदुकुश भी मौजूद हैं। जी जनाब, ये तो था कुछ पहाड़ों का जिक्र और यकीनन कुदरती हुस्न से माला माल हमारी ये धरती, सोनी धरती पाकिस्तान। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि आजकल हम ये जो बढ़ता हुआ ट्रेंड देख रहे हैं कि लोग नॉर्दर्न एरियाज जाना चाहते हैं। ये तो खैर सीज़न नहीं है, इस वक्त तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। लेकिन बहरहाल जब आप स्प्रिंग के सीज़न में या गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ों पर जाते हैं तो जिस तरह के इशारा किया गया, ये टूरिज़म भी माहौलियाती आलूदगी का बायस भी बनती है। वहाँ हम जिस बेदर्दी से चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, अपने पीछे इतना पोल्यूशन छोड़ के जाते हैं, जिस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको वहीं फेंक जाते हैं। इनके बारे में भी थोड़ा माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ हम माइंडफुलनेस की बात कर रहे हैं, समहाउ आई एम ऑल्सो रिमाइंडेड ऑफ सक्सेस फैक्टर्स। हम में से अक्सर लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि हम अपने ख्वाबों के पीछे जाएं और उन ख्वाबों में या तो कभी पैसे की बात होती है या आपकी जो चोज़न फील्ड है उसमें बुलंदी की बात होती है। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान के दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर होती है कि वो फेमस हो जाए, यानी वो इतना मशहूर हो कि लोग सामने से गुजरे तो उसको पहचाने। और ऐसे ही लोग जिन्होंने अपने आप को इतनी कदावर शख्सियत बना लिया अपनी फनकारी के ज़रिए, आज ऐसे ही एक शख्सियत की सालगिरह है। दिलीप कुमार साहब जो कि बरे सग़ीर के इंडिया पाकिस्तान के बहुत ही हर दिल अजीज़ अदाकार हैं, आज वो 94 बरस के हो गए हैं। और एक मेरे ख्याल में पूरी एक जनरेशन है, कई जनरेशन्स हैं जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन हम बात करते हैं सुबह सुबह अच्छे मूड में होने की। और कभी कभार हम सबको एक इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। सब कुछ लोग बहुत गुस्सा करके उठते हैं, कुछ लोगों के लिए कॉफ़ी की फ़ौरन ज़रूरत होती है। आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर कंटेंट दैट मेक्स मी स्माइल। और अगर आप ऑनलाइन इस कंटेंट की तलाश कर रहे होते हैं तो ऑफ कोर्स फेसबुक पे आप जानते होंगे कराची वाइन्स को। आज हमने इन्हीं को दावत दी है अपने प्रोग्राम में और जानना चाहेंगे कि इनकी इंस्पिरेशन क्या है, हाउ डू दे मैनेज टू बी द वे दैट दे आर।
और अक्सर ये चीज़ें सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आती हैं या इनके पास कुछ और लोग भी हैं जो इनको क्रिएटिव आइडियाज़ में मदद कर रहे होते हैं। बिकॉज इट इज़ वन थिंग टू प्रोड्यूस एक कोई क्लिप बनाना और उसका हिट हो जाना, मगर रेगुलरली कंटेंट चर्न आउट करने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितनी इंस्पिरेशन की छानबीन करनी पड़ती है। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू आस्क। हमारे साथ आज मौजूद हैं दानियाल एंड अज़लान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े मुझे स्कूल का माहौल लग रहा है। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग टीचर। क्या हाल है दानियाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो अब मुझे बताएं, मैं कल देख रही थी और बहुत हंस रही थी एंड आई होप कि मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखा सकूं देसी शादी थिंग्स एंड ऑफ कोर्स दीज आर थिंग्स वी ऑल नोटिस, लेकिन तुम लोग एक खास नज़र से देखते हो। यू सिट डाउन, यू ब्रेनस्टॉर्म, हाउ डू यू कम अप विद स्टफ लाइक दैट? बेसिकली अब ना आदत हो गई है हमारी, अब हम सिंक हो गए हैं। हाँ। चीज़ों के लिहाज से ना लोग हमसे ही पूछते हैं यार आप कैसे करते हैं। अब यार आदत हो गई है क्योंकि पिछले 4 साल से करते आ रहे हैं। स्टार्ट जो हमने किया था वो पाबंदियों की वजह से किया था। मतलब हम एक टीवी चैनल पे शो करते थे, निजी टीवी चैनल पे, निजी तो वहाँ पर जो है ना वो रोक दिया करते थे क्योंकि कंटेंट की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। हाँ। उनको पता नहीं किस अजीब सा कंटेंट पसंद आता था, हमारा कंटेंट उनको अच्छा नहीं लगता था। हमने बोला यार क्या करें। अच्छा, यू नॉट द फर्स्ट पर्सन टू से दैट। मैं जितने लोगों से बात करती हूँ जो ऑनलाइन सोशल मीडिया कंटेंट बनाते हैं, दे जस्ट फील कि भाई लेट अस बी क्रिएटिव। हमें अगर ब्रांड्स अभी भी अप्रोच करते हैं तो दे ट्राई टू डिक्टेट टू अस देयर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड आवर सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ वेरी डिफरेंट। लेकिन आप लोगों को आपके सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से एंड द काइंड ऑफ वर्क दैट यू डू उससे सराहा जाता है। अज़लान, आपस में क्या दोस्ती कॉलेज में शुरू हुई? हाउ डू यू नो ईच अदर? साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे जितने भी, जैसे मानी हो गया, दानियाल, मैंने इनको बाद में ज्वाइन किया। और जैसे आप देसी शादी की बात कर रही थी तो ये बड़ी रिलेटेबल चीज़ें हैं हमारी जो कि हम नोटिस नहीं करते, लेकिन जब हम उसको ऑन स्क्रीन लेकर आते हैं, वीडियो बनाते हैं तो एक बड़ा फनी लग रहा होता है कि यार ये तो हमारे साथ भी तो बड़ी रिलेटेबल चीज़ है। बचपन में हम देखते थे ना कि कोई अगर स्कूल या कॉलेज का प्रोग्राम हो तो देयर वर सर्टेन स्टीरियोटाइप्स कि आप कहते थे अच्छा फ्रेंड्स के ग्रुप में एक मोटा लड़का भी जरूर होगा जिसको सब मजाक उड़ाएंगे, जिसको हर वक्त खाना खाना होगा। सो दीज कैरेक्टर्स आर अराउंड अस, लेकिन अब विद थिंग्स चेंजिंग, बट टेल मी समथिंग, माशाल्लाह आर यू ऑल नाउ प्रोफेशनल्स, यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज राइट? तो लोग काम पे सीरियसली लेते हैं या समझते नहीं यार मजाक कर रहे हैं ये लोग? तो बस अब थोड़ा सा सीरियस समझने लगे हैं, घर वाले भी, रिश्तेदार भी। अब उनको अंदाज़ा हो गया कि बेसिकली हम लोग जब ब्रांड से इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है, हमारी कंटिन्यूस ट्रैवलिंग चल रही होती, तो लोगों को अंदाज़ा हुआ कि हाँ यार ठीक है। पहले तो हमने जब काम स्टार्ट किया था हमें नहीं पता था कि हम लोग यूट्यूबर्स हैं, क्योंकि यूट्यूब बैन था उस ज़माने में, आपको बताओ 4 साल पहले। 1 साल बाद जब यूट्यूब खुला तब लोगों ने हमें बोला यार आप तो यूट्यूबर हो। यार अच्छा। तो फिर ये एक हमारे प्रोफेशन से ये चीज़ अटैच हो गई। इससे पहले हमारे पास कोई एक शनाख्त चाहिए होती है ना, आइडेंटिटी चाहिए होती है। Where are you working? और वैसे फॉर्मली क्या पढ़ा है? What college were you guys in? सबने बहरिया से पढ़ा है। अच्छा, सबने बहरिया से। Okay. सबने, ये कराची यूनिवर्सिटी का बच्चा है, वहाँ से मैंने फिल्म मेकिंग की थी। बाकी सब बहरिया के हैं और सब अलग हैं। किसी ने CS किया है, मैंने BBA किया है, ज़्यादातर लोगों ने BBA किया है, तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं है मीडिया से। सो व्हाट इज़ दैट पॉइंट ऑफ कन्वर्जन्स? अगर कहो कि एक तो होता है ना कि चलो एक ही कॉलेज में सारे बड़े हैं और ये सेंस ऑफ ह्यूमर तुम लोगों को कनेक्ट करता है, एक होता है ना ख़ास, यानी सेंस ऑफ ह्यूमर अक्सर लोग कहते हैं ये नहीं होता कि आप किसी की बात पे हंसें, आपको वो लोग चाहिए होते हैं जो आपके जोक्स को एंजॉय करें। ये एक बड़ी ब्लेसिंग है, ये मैं इसको ब्लेसिंग में काउंट करता हूँ, क्योंकि एक तरह से सिंक होना बड़ी नेमत होती है, क्योंकि अक्सर लोग हमारा मजाक नहीं समझते। लेकिन इसकी पता है, इसकी बुनियाद जो है ना, मैं कहूँगा आपने बड़ी अच्छी बात की, बहुत मुश्किल होता है लाइक माइंडेड होना, सिंक होना। हम सिंक हुए थे बहरिया के स्टेज पे, हम लोग थिएटर करते थे वहाँ पे। हर सेमेस्टर में हमारा थिएटर बड़ा हिट था, तो वहीं पर ही हम इतना ज़्यादा सिंक थे। हमें नहीं पता था हम सोशल मीडिया पे कुछ करेंगे आगे जाके, लेकिन हम एज अ स्टूडेंट्स जो हैं हम लोग वहाँ सिंक थे। पूरी टीम ना, वो पूरी टीम आज आपको यहाँ पर दिखती है सोशल मीडिया पे। मुझे एक बात आप लोगों से पूछनी है कि आई वॉज रनिंग माई ओन एजेंसी 3 years ago, तो मैं अक्सर बिजनेस स्कूल्स में जाती थी। आई वुड स्काउट फॉर पीपल लाइक योर सेल्फ, आप तो कभी इंटर्नशिप्स के तौर पर भी आते थे। आई वुड सी दीज यंग ब्राइट हीरो लाइक पीपल जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा ज़बरदस्त है, जो इसी तरह थिएटर में इन्वॉल्व होते हैं या फिर अपना कोई काम कर रहे होते हैं। एंड देन सडनली वो बेचारे ग्रेजुएट करते, ग्रेजुएट के बाद अगली अपडेट आती है उनकी कि जी उनकी शादी हुई है, फिर उसके बाद अपडेट आती है कि नाउ देयर माशाल्लाह चिल्ड्रन, उनके एक आध कोई बच्चा हो गया। एंड देन सडनली अ फ्लिप, यानी एकदम से वो सीरियस, थोड़ा सा वेट पुट ऑन करके व्हाट हैपेंस? आपको लगता है एज अ यंग पर्सन कि ये ग्रेजुएशन आप अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं लोगों की? मुझे लगता है मैं तो कभी चेंज नहीं होने वाला।
मैं नहीं चेंज हो सकता, नहीं हो सकता, सारे यही कहते थे। नहीं, मेरी टीम में अभी तक देखें आप, अगर मेरी टीम के साथ कभी आएँ, क्योंकि यूजुअली सैटरडे नाइट को हम लोग स्टे करते हैं, ये लोग सब मेरे घर पे स्टे करते हैं, ये लोग हम लोग कंटेंट मेकिंग करते हैं और संडे को शूट करते हैं। लेकिन जिस तरह से हम लोग कंटेंट मेकिंग करते हैं, ऐसा लगता है कि यार 12 साल के 13 साल के बच्चे जो हैं वो अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, इतनी वियर्ड हरकतें कि बाद में रियलाइज होता है कि यार हम लोग क्या करते हैं। और अम्मी अब्बू घर वाले कभी, पहले तो चलो शौक है, कोई बात नहीं, अब माशाल्लाह सिंस यू ग्रेजुएट्स, यू वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हो गए, एक सोशल प्रेशर भी होता है ना कि भाई अब तो सीरियस हो जाओ, ये क्या बात है, ये क्या बचपना है, कभी ऐसा फीडबैक आया? पहले होता था, बिल्कुल होता था, बहुत ज़्यादा होता था, बहुत बड़ा स्टेरियोटाइप था ये, क्योंकि यार पाकिस्तान में ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अल्लाह का शुक्र ये है कि हम लोग स्टार्ट के लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब कम्युनिटी में अपना पार्ट डाला, और अब बहुत सारे बच्चे हमें फॉलो कर रहे होते हैं, और अगले 2 साल जो हैं ये 16-17 साल के बच्चे जो व्लॉगिंग कर रहे हैं, स्केचेस बना रहे हैं, ये इनका है, ठीक है। तो अब ये एक कम्युनिटी डेवलप हो गई है, अब ये प्रॉपर जो है एक तरह का प्रोफेशन बन गया है। पहले घर वाले सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन अब जब रिश्तेदार आते हैं, बच्चे आते हैं तस्वीरें खिंचवाने के लिए या सब आते हैं, तो घर वालों ने, तो घर वाले भी देख के जो ना एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं यार हमारा बेटा कुछ कर रहा है, अच्छा कर रहा है। एंड यू लाइक दैट फेम, यानी और कभी-कभी ऐसा होता है, अगर पलट के देखो अज़लान, आई एम श्योर कि तुमने तो खैर रिसेंटली ज्वाइन किया है, लेकिन होता है ना कि इंटरनेट डज नॉट गिव यू द राइट टू फॉरगेट कुछ चीज़ें जो आपको थोड़े, आप जैसे बड़े हो जाएं, मैच्योर हो जाएं, अपने ही काम में आपको लगता है यार ये मैं क्या कर रहा था। कभी ऐसा हुआ है कि कोई पुरानी वीडियो निकाल के आपको एम्बैरेसमेंट हो रही हो कि यार व्हाट वर वी थिंकिंग? मैं आपको भी बोल रहा था ना यार पुरानी वीडियोस नहीं चलाइएगा। हाँ जी, तो इसीलिए कह रहा था क्योंकि अब हम देखते भी नहीं है। अच्छा। वो देखना चाहते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी इतनी बुरी थी, उसकी एक्टिंग इतनी बुरी थी, एडिट बुरी थी, पीछे लाइटिंग बुरी थी, हम खुद देख के हंस रहे होते हैं कि हमने क्या किया है क्या किया, और वो क्लिक कर गया। लेकिन बात है कि उसी चीज़ से हम हिट हुए हैं, डेफिनेटली ऑर्गेनिक था, बेशक। अच्छा, और आज व्हेन यू मीट पीपल, यू नो फ्रेंड्स जो आपको इस रेफरेंस से नहीं जानते, सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं जानते, उनका रिएक्शन, ठीक है रिकग्निशन अपनी जगह है, मगर वही मैं बार बार बात कहूँगी कि लाइफ के वेरियस स्टेजेस हैं। अब जैसे हो सकता है मे बी यू नो योर फैमिलीज आर आस्किंग यू टू सेटल डाउन, तो क्या पहले तो लोग समझते थे ना एक्टर ही बताना मुश्किल होता है, हाउ डू यू टेल एंड एक्सप्लेन पीपल कि जी ये मेरा बेटा यूट्यूबर है और हम आपकी बेटी को देखने आए हैं, ऐसा कभी नहीं? मुझसे दोबारा ही सवाल करें। हाँ? मैं ठीक से समझा नहीं। आप अगर यूट्यूबर हैं and now imagine that your proposal has to go somewhere and you have to see a girl, तो आपके अम्मी अब्बू एज अ यूट्यूबर इंट्रोड्यूस करते हैं या दूसरा वाला काम बता देते हैं? गुड क्वेश्चन, अभी तक ये मौका आया नहीं है, लेकिन हाँ पता चलेगा। अब मैं भी सोच रहा था अगर ये मौका आएगा तो वहाँ पे बैठे बैठे ही किसी ने स्मार्टफोन निकाला, पुरानी वाइन्स देखना शुरू कर दी, दुपट्टा पहन करके क्या करोगे? उस वक्त इम्प्रोवाइज़ करना पड़ेगा। हाँ। उस वक्त मौके के मुनासबत से देखना पड़ेगा। लेकिन अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि फेम वाली बात की कि फेम आ रहा है और ये सब, इसको हैंडल किस तरह करते हो। अच्छा सिद्रा, सीन ये है कि अभी का फेम और जो सेलिब्रिटीज़ वाला फेम होता है, हमारे फेम में और उस फेम में बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा। ठीक है, जैसे हम फवाद खान और सारे स्टार्स को देखते हैं, उनका फेम अलग है, हमारा फेम अलग है। हमारा फेम जो है ना, हमें एक नया नाम दिया गया है इन्फ्लुएंसर जो है ना, विच इज़ अ ब्यूटीफुल वर्ड। ठीक है, उससे क्या होता है कि हम जो है आवाम से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं। ठीक है, हम कंटिन्यूस जो है वो लोगों से इंटरेक्शन में रहते हैं। अगर हम इंटरेक्शन में नहीं रहेंगे तो हमारी ये फेम और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं वो अनअप्रोचेबल होते हैं। ठीक है, हम शदीद अप्रोचेबल हैं। ठीक है, शदीद अप्रोचेबल। देखिए मेरी कोशिश यही है, क्योंकि नाम अगर इन्फ्लुएंसर का दिया गया है तो अगर कोई मुझसे सवाल करता है स्नैपचैट, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, तो मेरी जिम्मेदारी है उसको रिप्लाई करना। तो ये एक अलग से टाइम निकालना पड़ता है लोगों से बात करने का। हम लाइव आते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि फ़ौरन किसी जगह पे मीटअप रखें, फिजिकली लोगों से। आई रियली वांटेड टू आस्क यू दिस कि एक तो होता है कि भाई आपने यू नो बिकॉज यू आर आल्सो एक्सप्लोरिंग योर ओन टैलेंट, एक चीज़ ऑर्गेनिक थी, क्लिक कर गई, यू नो स्कूल में, कॉलेज में आप थिएटर कर रहे थे। अब व्हेन यू हैव दिस पावर ऑफ इन्फ्लुएंस, इसको तुम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहोगे? क्योंकि नौजवानों से अब आप क्लिक कर चुके हैं। सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखिए जी, मुझे मेरा अपना जो ज़ाती क्या कह सकते हैं आप, एक गोल है, वो ये है कि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं अल्लाह का शुक्र हर 2 महीने बाद हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट मंथ भी हम लोग 2-4 मुल्कों में जा रहे हैं, तो हर साल मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ। मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने इन्फ्लुएंस से किसी तरह पाकिस्तानियों के अंदर ट्रैवलिंग का एक जोश जज्बा बढ़ाऊँ, क्योंकि इसके मेरी टीम के सारे लड़कों में बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, कोशिश यही है। और फिर उसके अलावा मेरी कोशिश ये है कि यार इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हमारे यहाँ किसी तरह से आए, किसी भी तरह से आए।
तो और you have sort of become not only influencers but ambassadors. जब आप खुद बाहर ट्रैवल करते हैं अक्सर दफ़ा हम ये बात भूल जाते हैं कि अगले मिलने वाले से बेशक हम कहें कि जी दुनिया कनेक्टेड है वाया इंटरनेट और व्हाट नॉट, लेकिन आप किसी का बराह रास्त पहला राब्ता हो सकते हैं पाकिस्तान से. सो दैट वे यू आर लाइक एन एम्बेसडर. मैंने तो एक फोल्डर बनाया हुआ है फ़ोन में, जिस गोरे से मिलना है गोरी से मिलना है पहले उसको बेचना है पाकिस्तान. ठीक है, एक फोल्डर बनाया है. हमारा मुल्क ना बेच दो. नहीं बेचना है ना सर उसको एज ए टूरिज्म के लिए. ठीक है, पूरा नॉर्दर्न पाकिस्तान में बेचना नहीं, बेचने के अलावा कुछ करते हैं. इन्फ्लुएंस करो, आए मिले, हम मेहमान नवाजी करेंगे, फिर चले जाए. बेचेंगे नहीं. एक कॉल ले लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम सिद्रा. जी वालेकुम अस्सलाम. कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सैयद अली बात कर रहा हूँ कराची से. सिद्रा आप कैसी हैं? ठीक है. सैयद अली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. आपकी आवाज़ का वॉल्यूम कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क का मसला लग रहा है मुझे. दोबारा कॉल करेंगे मुझे? हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई या नेटवर्क कुछ कमज़ोर सा था? कुछ तगड़ा अच्छा सा यूफोन जैसा नेटवर्क आप इस्तेमाल करें और आप मेरी मजबूरी समझ सकते हैं. बिल्कुल. जी क्या कहेंगे अजलान, आप क्या करना चाहते हैं अपने इन्फ्लुएंस के साथ? देखिए, मैं जैसे दानियाल ने बताया कि ट्रैवलिंग का है इसको कि लोगों में बताया कि भाई ट्रैवल करें ज़्यादा से ज़्यादा. मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मैं एक एनिमल लवर हूँ, मुझे जानवर बहुत पसंद है. ओके. मैंने घर में अपने सारे शौक पूरे करे. मैंने सांप से लेके शेर तक, बिल्लियों से लेके मतलब सब रखा है मेरे घर. उसको घर नहीं, चिड़िया घर कहते हैं. आप कह सकती हैं, जिसमें मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है. तो जिस तरीके से दानियाल अपनी ट्रैवल वीडियोस बनाता है, उसी तरीके से मैं भी जानवरों से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, एनिमल राइट्स से रिलेटेड. क्योंकि वैसे जोक्स अपार्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम देखें, हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि भाई अगर किसी मुल्क के ये देखना है कि लोग कितने सिविलाइज्ड हैं, माशरा कितना तहजीबी याफ्ता है, तो आप उनकी ट्रैफिक की तरफ देखें. लेकिन द वे वी ट्रीट एनिमल्स इन पाकिस्तान, इट्स डिप्लोरेबल. यानी अभी कल की भी खबर है कि मैस स्केल पे दे वर ट्राइंग टू किल स्ट्रे डॉग्स रादर देन कि उनके लिए कोई शेल्टर बनाया जाए, उनको रखा जाए. हम कहते हैं जी सिरे से मार ही दो, एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. सो ग्रेट causes you guys have picked up. लेकिन social issues में अगर मैं तुम लोगों से पूछूं दानियाल, any issue which is close to your heart, जो ह्यूमर के ज़रिए, क्रिएटिव तरीके से आप लोगों की आगही इस मामले पे बढ़ाना चाहते हो? टॉलरेंस, ठीक है. दूसरा एजुकेशन, और तीसरा बहुत ज़रूरी ये है हेरासमेंट जो ख़वातीन के अगेंस्ट होती है. इसके ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अपने इन्फ्लुएंस के ज़रिए लोगों को अकल दिलाएं कि यार ये काम नहीं करना है हम लोगों को. और हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी है. अभी बर्दाश्त की बड़ी ज़रूरत है, हो गई है काफ़ी हद तक. जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, एक बहुत ही अलग माशरा देखने को मिल रहा है. मुझे पहले से बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि हर 5 साल बाद आपको फ़र्क दिखता है, सोशल मीडिया पे दिखता है. तो आज लोग बात करना जानते हैं, और आज हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं, उनके खिलाफ भी बात कर लेते हैं. और अल्लाह का शुक्र हमें कुछ नहीं होता. पहले वो भी ख़तरनाक हुआ करता था. तो अब हम बात करने लगे, सवाल करने लगे. इन्फ्लुएंस है, मैं एक शो प्लान कर रही हूँ और मेरी एक तरह से रेकी हो जाएगी इन लोगों से ज़रा सा उस पर इनपुट लेके. अज़ान, डू यू थिंक कि जो हमारे माइंड में परसेप्शन है अबाउट द स्टेटस ऑफ अ यूनिवर्सिटी, ये एक नौजवान की या एक स्टूडेंट की लाइफ को किसी तरह इन्फ्लुएंस करती है? मेरा कहने का मतलब है कि हम कुछ यूनिवर्सिटीज़ को टॉप यूनिवर्सिटीज़, एलीट यूनिवर्सिटीज़ समझते हैं, और उनके ग्रेजुएट्स को चाहे वो जैसे भी हों नौकरी मिलना कदरे आसान होती है, फुट इन द डोर मिल जाता है. ऑन द अदर हैंड जो हमारी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जो स्टूडेंट्स एक आम परसेप्शन है कि उनको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है. तुम्हारे ख्याल में इज़ दैट ट्रू? मुझे ये बताइए सबसे पहले कि बड़ी यूनिवर्सिटी अपने आप को बड़ा क्यों कहती है जब वो ऑलरेडी उस शहर के बेहतरीन स्टूडेंट्स को अपने पास बुला रही है और वो कहती है हम पाकिस्तान की या हम इस जगह की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है. हाँ. यार आप नहीं हैं, आप क्रीम को उठा रही हैं. हाँ. आप अगर बड़ा कॉलेज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर आप बड़ा कॉलेज हैं, आप 85% के बच्चे को बुला रहे हैं, तो आप बड़ा कॉलेज नहीं है, आप अच्छे कॉलेज नहीं है. आप अच्छे स्टूडेंट्स को अपने पास बुला रहे हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी. और फिर खुशी से लगाते हैं आप हम जैसे बच्चों को उठाएं, फिर अच्छा बनाएं. हाँ. समझ आएगा कि हाँ. अच्छा, तुम लोगों को लगता था कि जो अर्ली ईयर्स थे, जो ओ लेवल्स, मैट्रिक, ए लेवल्स का टाइम था, उस वक्त यू वर नॉट टॉप स्टूडेंट्स, उस वक्त क्या इंटरेस्ट होते थे? I've never been a top student. अच्छा. ठीक है, अल्लाह का शुक्र. अल्लाह का शुक्र. ठीक है, क्योंकि मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो हमारे यहाँ
रट्टे को बहुत ज़्यादा फोके दी जाती थी। मैं हैरान इस बात पे होता था कि जिस लड़की को मुझसे बात करनी नहीं आती, जो लड़की लोगों से बात नहीं कर सकती, वो 3.4 GPA लेकर बैठी हुई, जो लड़के जो है बिल्कुल फारिग हैं, फारिग तहसील, ठीक है, उसके बाद वो 3.5 GPA लेकर बैठे हैं यार। मैं यहाँ 2 GPA से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, लेकिन जब मैं मुझे खड़ा करते थे पोडियम पे तो आई कुड स्पीक वेल, और अल्लाह का शुक्र अभी भी आप खड़ा कर दें, किसी भी टॉपिक पे बात कर लें, मैं बात कर सकता हूं। जो लाइफ स्किल्स हैं, जहां आप कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग, योर कम्युनिकेशन, स्ट्रीट स्मार्टनेस जिसको कहते हैं, बिजनेस सेंस आनी चाहिए, स्मार्टनेस नहीं पता यार क्या होता है, दे डोंट ब्रश इट अप। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता यार। आप साइकोलॉजी, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, साइकोलॉजी के पेपर में फाइनल्स के अंदर अगर आप बच्चों को बोलेंगे कि भाई ये किताब है, इसके अंदर 150 MCQs हैं, इसमें से 100 MCQs आएंगे तो याद कर आना। साइकोलॉजी का फाइनल है, ठीक है, मैं फेल हो गया था उसमें। ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास अब एक बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है और उस पर हमने बात करनी है, जिस तरह की इनसे बात हो रही थी तजावुज़ात के बारे में, और ये मेरे ख्याल में हॉट सब्जेक्ट है। ऑल द वे फ्रॉम पेशावर टू कराची पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। आज मैं जब आ रही थी तो कराची की सड़कों पे बैनर्स भी लगे हुए हैं कि जिनके रोज़गार इससे इफेक्ट हुए हैं। बहुत सारी पोलिटिकल जमातें अब उनके साथ इजहार यकजहती करते हुए प्रोटेस्ट में भी शामिल हैं। तो अब समझ नहीं आ रहा कि अगर हुकूमत में शामिल सियासी जमातें भी प्रोटेस्ट कर रही हैं तो तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है उसको कौन लीड कर रहा है। सो देयर इज अ बिट ऑफ कंफ्यूजन अराउंड इट। इस पे हम बात करेंगे, हमारे साथ दानियाल और अज़लान मौजूद रहेंगे और हमारी कॉन्वर्सेशन चलती रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। वी आर स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद द फेमस कराची वाइन्स। हमारे साथ मौजूद है दानियाल एंड अज़लान। हम इनसे ज़रा बिजनेस की बातें कर रहे थे, इनकी बिजनेस की डिग्री और मेरा एक्सपीरियंस सब मिला जुला के ना वी वर ट्राइंग टू कम अप विद समथिंग। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग जो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्रेन्योर्स थे, जो अपना बिजनेस कर रहे थे, इस वक्त काफ़ी परेशान है। उसकी वजह ये है कि शायद उनको पता भी नहीं था कि जिस जगह वो एज हॉकर्स या एज शॉपकीपर्स उन्होंने अपना सेटअप लगाया है वो तजावुज़ात में शुमार होती थी। अब मसला ये है कि इतने सालों से ये काम हो रहा था, द डिपार्टमेंट्स वर स्लीपिंग, किसी ना किसी को तो उन्होंने पैसे दिए थे, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लाइसेंस तो लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी नाउ ऑपरेशन क्लीन अप इज हैपनिंग एंड इट हैज़ अफेक्टेड अ लॉट ऑफ पीपल। इसी हवाले से हम दानियाल और अज़लान से भी बात करेंगे। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट एज यंग पीपल? आपको लगता है कि पहले इनका कोई ठिकाना बनाते फिर इनको हटाते, या एज कराचियाइट्स यू थिंक कि सही हो रहा है? तीन ओपिनियंस हैं। इंडिया से इस चीज़ का शोर उठा। एक तो कहता है कि यार इलीगल है, इनको पता होना चाहिए था, ठीक है, इनकी सजा है हिटलर वाला, इनकी सजा है हटा मैंने, ठीक है। एक है बहुत नरम दिल है, या तो वो नरम दिल है या तो वो एंटी गवर्नमेंट है, क्योंकि बचपन से उन्होंने खान साहब से शायद नफरत की है, तो उसके बाद भी ना उनको हर चीज बुरी लगती है, ठीक है, अंडे वाली बात, एवरीथिंग दे हेट इट, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना उन्होंने कहा कि भाई ये गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। तीसरा ओपिनियन ये कि यार देखें बहुत अच्छा काम किया आपने, बेहतरीन काम किया, लेकिन पहले आपने ऑल्टरनेट बता देना चाहिए था उन्हें, उनका माइंड बना देना चाहिए था। जैसे आपको पता होगा पहले मुस्तफ़ा कमाल ने जो रोड बनाया था चौड़ा वाला, जो सदर से निकल so basically there are three opinions। एक वो लोग जो समझते हैं बिल्कुल गलत हुआ, एक वो लोग जो समझते हैं कि सही हुआ, होना ये चाहिए था, और तीसरे वो लोग जो कहते हैं कि अल्टरनेटिव पहले देना चाहिए था। यही सवाल अगर हम पॉलिटिशियंस के सामने रखें, इन्होंने कहा कि सियासी नज़र भी हो जाते हैं कई बहुत अहम मामला। तो आज हमारे साथ शमीम फिरदौस नकवी साहब मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी हैं। जी फिरदौस साहब, क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो ऑपरेशन हो रहा है, जिस तरह के हम बात कर रहे थे अज़लान से भी और दानियाल से भी, कि रिएक्शन लोगों का जो आ रहा है वो आपके सामने है, आपकी इस पे क्या टेक है? सीधा देखिए, पहली चीज तो इस चीज का हम सबको अहाता करना चाहिए जी कि शहर में तजावुज़ात हद से ज्यादा बढ़ गई है, बिल्कुल, और तजावुज़ात को हटाना जरूरी है कराची की बेहतरी के लिए, कराची के अवाम की बेहतरी के लिए। अब वो जो दूसरा पार्ट आपने अपने सवाल में डाला कि उसकी आड़ में कुछ नहीं होना चाहिए, जो कुछ होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए, यही हमारा मुतालबा है। ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए ना, ह्यूमैनिटेरियन वे होना चाहिए। सही। ये नहीं हो सकता कि एक फल वाले का फल सब्जी पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आप ट्रैक्टर और बुलडोजर चला दें। नहीं, उसको मौका दें, 15-20 घंटा जो उसको चाहिए कि वो अपनी कम से कम
असासों को जितनों को वो बचा सकता है बचा दे। ये है इंसानियत का तकाजा। इससे ज्यादा जरूरी ये कि लोगों को कन्विंस होना चाहिए कि जो उनको नोटिस मिला है वो सही मिला है, कि वो ना इंक्रोच किए हुए हैं। अगर उनको किसी ने बेवकूफ बना के कोई जगह बेच दी है तो उनको ये एहसास होना चाहिए कि उन्हीं ने ड्यू डिलिजेंस क्यों नहीं की। लेकिन फिरदौस साहब, दोनों हाथों से ताली बजती है। जो हम बात कर रहे थे, जब मैंने आड़ में कहा तो उससे हमारी मुराद ये है कि कल भी हम देख रहे थे कि पेशावर में जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें फिर दुकानदार चले जाते हैं, किसी छोटे से बच्चे को दुकान पे बिठा जाते हैं जस्ट सो दैट दे कैन अवॉइड द ऑपरेशन। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्योंकि इस दफ़ा आपकी कैंपेनिंग जो इलेक्शंस में रही उसमें बात की गई कि वज़ीर आज़म कराची से, कराची का दौरा भी किया वजीर आजम साहब ने, तो लोगों ने इसी शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। अब क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं? पहली चीज तो यह है कि जो अभी आप कह रहे हैं मीडिया पे उसको आप किसी तरीके से वेरीफाई नहीं कर सकते। मेरे पास जो सर्वेज हैं उसमें यह दिखता है कि कराची के लोगों ने जो है इस बात को कि पूरे पाकिस्तान में लाकानूनियत को ख़त्म करने में और रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करने के लिए जितनी कोशिशें पीटीआई कर रही है उसको सब सराहते हैं। और इस वक्त हमारे इकदाम के जो हमने पूरे पाकिस्तान में एंटी इंक्रोचमेंट किए हुए हैं, एंटी करप्शन किए हुए हैं, उसकी वजह से पीटीआई की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। सही। ये क्योंकि मीडिया के पैसे रुके हुए हैं तो मीडिया ने एक एग्रेसिव पॉलिसी इख्तियार की हुई है कि पीटीआई को बदनाम करो। लेकिन फिरदौस साहब, एक सवाल आपसे इस पे भी बनता है कि फिर व्हाट अबाउट MQM एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? मेयर कराची खुद कह रहे हैं कि उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ऐसे जैसे उनके हाथ बंधे हुए, उनसे ये ऑपरेशन कराया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, वो भी अपील दायर करने की बात कर रहे हैं कि जी इस पर नजरसानी की जाए। आप इसको कैसे देख रहे हैं? पोलिटिसाइज हो गया मामला? अच्छा, मेरी देखिए, पहली चीज ये चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा जी, जितनी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है उन पे से खाली कराया जाए। और उसके अंदर उन्होंने क्या प्रेसिडेंस दी? पार्क्स, मार्केट प्लेसेस, नालास। पार्क्स के ऊपर चाइना कटिंग हुई, पहले जाके वो घर तोड़े जाए जी। पार्क्स के ऊपर बड़ी बिल्डिंग बना दी गई पब्लिक लैंड के ऊपर क्लिफ्टन के अंदर, वो तोड़ी जाए। वो बड़ी बड़ी दीवारें जो ताकतवर लोगों ने खड़ी कर दी और सड़क को प्राइवेट रोड बना लिया, वो तोड़ी जाए। उसके बाद रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश होता है कि ये गरीबों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं, ये कानून के लिए। आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यू हैव मेड। ये गरीबों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं, ये कानून के लिए है। लेकिन इस कानून से ऐसा लगता है कि जो हुकूमत में जमात है उसको भी इख्तिलाफ है और नजरसानी की अपील उन्होंने दायर की है। हमारे साथ अब मुर्तज़ा वहाब साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मुर्तज़ा साहब, आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपील दायर की है लोगों की आवाज़ को सुनते हुए कि शदीद गम और गुस्सा है, जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनका हाल अहवाल जानते हुए आप क्या समझते हैं कि अब क्या पेशरफ्त होगी इस मामले पे? नहीं, मैं समझता हूं कि सिंध हुकूमत शुरू से इस पॉइंट ऑफ व्यू पे थी कि इस फैसले की नज़रसानी होनी चाहिए। और आपको याद रहना चाहिए कि सिंध हुकूमत सबसे पहले उसने नज़रसानी करने का फैसला किया था। तकरीबन कोई 10 रोज़ पहले हमारा काबीना का इजलास हुआ। उस इजलास के अंदर काबीना ने फैसला किया कि इस फैसले की नज़रसानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी के कारोबार को नुकसान ना पहुँचे, हम चाहते हैं किसी की अमलाक को नुकसान ना पहुँचे। एंड देयर शुड बी अ प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन, कि आप जिन लोगों को हटा रहे हैं आप उन लोगों को कहीं ना कहीं अकोमोडेट भी करें, क्योंकि वो लोग कैसे अपना गुजर बसर करेंगे जो कि साल से उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बैठे थे और अपना गुजर बसर कर रहे थे। तो इसलिए सबसे पहले ये फैसला सिंध गवर्नमेंट ने किया था, किसी और सियासी जमात ने। लेकिन मुर्तज़ा साहब, सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि अगर आप सियासी जमातों की बात करें तो 10 साल से यानी सिंध में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। पहले तो तजावुज़ात पे अगर एक्शन के हवाले से आप कोई स्ट्रैटेजी बनाना चाहते थे तो ये तो काम तो आप ही के डिपार्टमेंट्स का, आप ही की हुकूमत का था। क्या वजह है कि इतने सालों से इस पर बात नहीं हुई और अब आप सरापा एहतजाज बने हुए हैं कि लोगों के घर टूट रहे हैं? देखिए, जिम्मेदारी का फैसला तो मैं समझता हूँ या तो पाकिस्तान की अदालत कर सकती है या पाकिस्तान की आवाम कर सकती है। बट मैं बहैसियत एक गवर्नमेंट ये समझता हूँ कि जिस तरीके से इस प्रोसेस को स्टार्ट किया गया, जिस तरीके से उन लोगों की प्रॉपर्टीज को मिसमार किया गया जिनके पास KMC के वैलिडली इशूड अलॉटमेंट लेटर्स थे या कोई रेंट के दस्तावेजात थे,
तो मुझे थोड़ा सा ताज्जुब होता है कि क्यों इतनी तेजी दिखाई गई इस पूरे प्रोसेस के अंदर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तेजी ना दिखाएं तो मसला, तेजी दिखाएं तो उस पर भी डाउट्स। इट इज अ कैच 22, लेकिन बहरहाल वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट दैट। अजलान एंड दानियाल, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड फॉर टेलिंग अस योर ओपिनियन एज यंग पीपल अबाउट दिस इशू, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट विद ऑल द अदर एंडेवर्स एंड योर प्रोजेक्ट्स। इसी के साथ बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ। हमारा एक न्यूज़ ब्रेक है, उसके बाद वापस आएंगे। वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ बुलिंग इन स्कूल जिस पे हमने बात करनी है, सो स्टे विद अस। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। यकीनन जब हम अच्छे दिनों की बात करते हैं तो हम सबको अपना बचपन याद आता है। कोई ना कोई ऐसी याद, चाहे उसके अंदर हो सकता है कोई ख़ास खाना हो कि बचपन में अम्मी ये बनाती थी या दादी के हाथ का ये बहुत पसंद है, या हम किसी ख़ास मोहल्ले में रहते थे, वहाँ का एक सेटअप था, शाम में जाके सारे बच्चे एक साथ खेलते थे। ये वो मीठी मीठी यादें होती हैं जो हर एक के बचपन से जुड़ी होती हैं। लेकिन अगर आप कुछ तल्ख यादों की तरफ भी जाएँ तो हर बच्चे को, हर इंसान को ये याद होता है कि कब उसके साथ कोई ऐसी बात हुई थी जो उसको अच्छी नहीं लगी, या तो कोई डांट या कोई पिटाई हमें हमेशा याद रहती है। तो हम कहने का मतलब ये है कि जो बचपन के आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आपकी ज़िंदगी को शेप करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को शेप करते हैं। और एक जो आज का हमारा बहुत ही अहम मौजू है जिस पर हम बात करना चाहेंगे वो है बुलिंग के हवाले से। अक्सर बच्चों को ना सिर्फ दूसरे उनके अपने क्लासमेट्स बल्कि अक्सर बड़े बहन भाई या फिर रिश्तेदार एंड इवन टीचर्स बुली करते हैं। यानी एक ऐसे कमज़ोर से बच्चे को देखा जाए, इसमें जिस्मानी कमज़ोरी की मैं बात नहीं कर रही, लेकिन अगर वो थोड़ा सा शाय है या उसकी कोई वल्नरेबिलिटी है, या अगर है नहीं भी, अगर वो बड़ा कॉन्फिडेंट है, वो ज़रा से डिफरेंट लगता है, तो उसको इस बात का एहसास दिलाया जाए कि वो मुख्तलिफ है और एक उस ग्रुप के अंदर उसको बार बार रिजेक्ट किया जाए। दिस इज़ हाउ वी डिफाइन बुलिंग, और ये एक बहुत ही प्रेवलेंट मसला है। अक्सर बच्चे और ख़ास तौर पर टीनेजर्स की अगर बात की जाए तो इसकी वजह से डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं, उनके अंदर एक्सट्रीम टेंडेंसीज भी बढ़ती हैं। एक अच्छा भला बच्चा है जो पढ़ाई में अच्छा है, जो खेल कूद में अच्छा है, यकायक आप उसकी जो रवैया है उसमें तब्दीली देखेंगे। तो साइबर बुलिंग और बुलिंग इन जनरल, उसको कैसे रोका जा सकता है, इस पर आज का हमारा मौजू है। पेरेंट्स को अक्सर पता नहीं होता कि बच्चे के साथ स्कूल में, उसके प्ले ग्राउंड में, उसके ट्यूशन पे उसके साथ क्या हो रहा है। सो हाउ कैन यू बिकम मोर अवेयर ऑफ दिस इशू इज़ आवर सब्जेक्ट टुडे, एंड वी हैव जस्ट द राइट पैनल फॉर इट। हमारे साथ मौजूद हैं रोशन पाकिस्तान फाउंडेशन की फाउंडर एंड माय वेरी डियर फ्रेंड हुमैरा बचल। थैंक यू हुमैरा फॉर बीइंग हियर। और आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर आयशा मियाँ, यू आर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री एट द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आयशा फॉर बीइंग हियर एज वेल। सबसे पहले अगर हुमैरा आपसे बात शुरू करूं कि हमें कभी कभार ये तबकाती चीज़ लगती है, हमें लगता है के साथ होता है, हर एक के साथ होता है, लेकिन ये एक इतना बड़ा अलमिया है जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बच्चे आहिस्ता आहिस्ता उस टेंशन, उस एंजाइटी की वजह से उनकी पूरी जो पर्सनैलिटी है, जो सेल्फ ग्रोथ है, वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सुसाइड क्लेम की तरफ भी बच्चे जा सकते हैं, बिकॉज अगर वो किसी के साथ शेयरिंग नहीं करें। इसमें मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा किरदार जो है वो पेरेंट्स का होता है कि वो अपने बच्चों को सुने, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना बच्चे जब स्कूल से वापस लौटते हैं तो माँ बाप या तो जो है वो ग्रेड्स का पूछते हैं या होमवर्क का पूछते हैं या बाकी चीज़ों का पूछते हैं। वो नहीं पूछते कि आपने अपना दिन कैसे स्पेंड किया, आप ठीक रहे, आपको कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी जो अनकम्फर्टेबल हुई। तो माँ बाप को सुनना चाहिए। दूसरा, इस चीज़ को हमें बहुत सीरियस लेना चाहिए, बिकॉज ये हमारे बच्चे के एकेडमिक, पर्सनल, हर पूरी उसकी शख्सियत से रिलेटेड चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे दो तीन बातें आपने बड़ी अहम की और मैं डॉक्टर आयशा से इस पर उनका रिव्यू लेना चाहूँगी। डॉक्टर आयशा, हैं तो सारे ही बच्चे और एक ही एज ग्रुप के भी होते हैं, या चलें थोड़े एक दो क्लासेस बड़े हैं, जो बुली करने वाला है वो भी बच्चा है। पहले तो आई वांट टू अंडरस्टैंड द पर्सनालिटी ऑफ द बुली। व्हाट मेक्स अ बुली अ बुली? So Sidra, first of all, thank you so much for bringing this topic. I think this is so prevalent. आपने prevalent कहा, but I can tell you in terms of percentages कि we did a very small study हमारे psychiatry के जो clinic है, child psychiatry का clinic और जो pediatric, and the prevalence of bullying came up to about 90%. Wow. 90% बच्चों ने कहा कि they have been bullied or they have been bullies. Right, so it's a big problem. It's a really big problem. Bully का the other thing that I would like to say कि definition क्या होता है कि एक तो उसमें hierarchy of power आ जाती है कि जो bully कर रहा है he is older
या तो एज में बड़ा है या साइज में बड़ा है या स्ट्रॉन्गर है या उसकी क्लास में जो एक स्टैचर है वो थोड़ा बड़ा है, व्हाटएवर इट माइट बी, बट द अदर पर्सन फील्स दैट ही इज वीकर, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। इट हैज़ टू बी परवेसिव, कि एक दफ़ा नहीं हुआ बट कंटिन्यूसली होता चला जा रहा है। एंड द पर्सन हु इज बीइंग बुलीड हैज सेड दैट आई डोंट लाइक इट, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उसके बावजूद ये कंटिन्यू होता है। अगर ये 3 चीज़ें मौजूद हैं किसी भी रिलेशनशिप में, दैट्स बुलिंग और हरासिंग। सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। नाउ आपने जो सवाल पूछा कि व्हाट इज़ द टेम्परामेंट ऑफ अ बुली, व्हाट इज़ द पर्सनैलिटी ऑफ अ बुली, सो एक बहुत एक क्लियर सेंस आता है कि मे बी ही इज़ द पावरफुल वन, ही इज़ द स्ट्रॉन्ग वन, ही इज़ द मोर कॉन्फिडेंट वन। दैट्स नॉट ट्रू। It's actually most of the times ऐसा बच्चा जो खुद भी किसी तौर पे sort of weak feel कर रहा है, lack of confidence है, vulnerability, घर में bullying देख रहा है, उसके घर में कोई issues ऐसे चल रहे हैं जिसकी वजह से this is the only way that he can show that he is in control. सो इन अदर वर्ड्स, आपका अगर सप्रेस्ड एंगर है, अगर एक बच्चे को किसी चीज़ पे गुस्सा आता है या वो अपने आप को लाचार महसूस करता है, हेल्पलेस फील करता है, तो उसमें फिर ये टेंडेंसी बढ़ जाती है कि वो बाहर जाके अपने आप को पावरफुल एग्जर्ट करे और उसके लिए वो दूसरों को तकलीफ देता है या फिर वर्बली उनको बुली करने की कोशिश करता है। हुमैरा, अगर आप अपनी क्लास में आइडेंटिफाई करो कि ये, क्योंकि ये क्लियरली पॉइंट आउट करता है टूवर्ड्स अ पावर स्ट्रक्चर कि जी कोई एक शख्स है, चाहे वो टीचर के करीब होने से या अपने ग्रेड्स अच्छे होने पे या अपना डेल डॉल बड़ा होने की वजह से एक बच्चा ज़्यादा पावरफुल फील कर रहा है और आप नोटिस कर रही हो कि ना उससे थोड़ा उसके रोब दबदबे में बाकी बच्चे आ रहे हैं, तो बतौर एक टीचर के, बतौर समबडी हु इज़ रनिंग अ स्कूल, आपका क्या रिएक्शन होता है? व्हाट आर द मेजर्स दैट यू टेक? सबसे पहले तो हम बच्चों से बात करते हैं उस टॉपिक के ऊपर, फिर रोल प्ले एक्टिविटीज़ या ऐसी टॉक्स के ज़रिए या पेयर शेयरिंग के ज़रिए या पेयर ग्रुप्स के ज़रिए जो बच्चों के बनाते हैं हम क्लासरूम में, हम इस चीज़ को इंश्योर कराने की कोशिश करते हैं कि रिस्पेक्ट का दारोमदार बरकरार रहे। और अगर हम किसी तौर मुख्तलिफ हैं तो ठीक है, ये अच्छी बात है, डाइवर्सिटी एक्सेप्टेबल है, होनी चाहिए। तो टॉक्स के ज़रिए, फिर पेरेंट्स मोटिवेशन के ज़रिए, और फिर ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि आया घर में क्या रवैया है बच्चे का, बिकॉज बच्चा तो स्कूल में 4.5 घंटे 5 घंटे स्पेंड करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसका घर में स्पेंड होता है या कहाँ स्पेंड हो रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। और मेरा खासकर प्राइमरी फोकस होता है कि हम मदर से बात करें, पेरेंट्स जो उनके वालिदैन हैं उनसे बात करें कि वो रवैया देखें कि आया क्या रवैया बच्चे के साथ बरता जा रहा है, बिकॉज पूरा एनवायरनमेंट बच्चे की एक शख्सियत पे इफेक्ट करता है। आप समझते हैं कि अभी आपने जैसे खुद इशारा दिया कि बच्चे जब घर जाते हैं तो उनसे सिर्फ ग्रेड्स के बारे में पूछा जाता है, तो शायद यानी अगर हम स्कूल में ऐसा कोई आंसर ना भी देखें तो बच्चे की बुलिंग घर से शुरू होती है, कोई ना कोई उस पर उस तरह का जोर ज़बरदस्ती कर रहा है। और मेरा सबसे बड़ा तो अलमिया मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए पाकिस्तान में हमारे पास वोकैबुलरी नहीं है, वी डोंट हैव एन अल्टरनेटिव उर्दू वर्ड फॉर बुलिंग। हुमैरा, आप इसको कैसे समझते हो कि अगर आपको घर से जैसे आपने खुद कहा कि नोटिस करने की ज़रूरत है, माँ बाप बुली करते हैं बच्चे को? अक्सर औकात करते हैं, और सबसे बड़ा किरदार हम माँ बाप का होता है कि हम अपने अल्फाज का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। जैसे मैं एक बहुत सिंपल सी बात बताऊँ कि अगर हम कोई बच्चा है और छोटे, जैसे 3 साल का अगर कोई बच्चा है, अगर उसे हम मना कर रहे हैं कि वो अपने छोटे भाई को मस्ती कर रहा है या मार रहा है, तो हम उसे कहते हैं कि मत मारो, क्यों शैतानी कर रहे हो, तो बाकी पूरी वोकैबुलरी को बच्चा भूल जाता है, लेकिन मारो कॉन्सेप्ट उसको याद रहता है। तो हम अपने सही अल्फाज का इस्तेमाल करें अपने बच्चों के साथ और कोशिश करें कि पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करें, बिकॉज जिस तरह की हमारी वोकैबुलरी अल्फाज की होगी, जितनी पॉजिटिव वोकैबुलरी हम अपने बच्चों के साथ यूटिलाइज करेंगे इन होम्स, इन स्कूल्स, इन प्ले ग्राउंड, जहाँ पर भी हैं, तो वो पॉजिटिव वोकैबुलरी बच्चों के माइंड में इफेक्ट होगी। बिकॉज बच्चों का ज़हन इतना बड़ा नहीं है जहाँ पे हम उसके साथ बुलिंग, बदमाशी, शरारत, मारपीट, इन टॉपिक्स पे बात करें। जो आपने जैसे इशारा दिया डॉक्टर आयशा, यू एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन हुमैरा कि हम बच्चों के साथ जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितनी डेरोगेटरी है। यानी आप एक छोटे से 5 साल के बच्चे को भी अगर डांटते हैं तो आप कहते हैं कि कितना बदतमीज़ हो गया है, बात ही नहीं सुनता। सो नाउ ही इज़ नॉट रिमेंबरिंग, जो आपने कहा कि पूरी इंस्ट्रक्शन उसको याद नहीं, उसको सिर्फ ये याद है कि मैं बदतमीज़ हूँ, सो ही रिमेंबर्स बदतमीज़। एंड डॉक्टर आयशा, आई वांट टू टेक योर टेक ऑन इट, लेकिन एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं एंड वी आर गोइंग टू कम बैक टू द लैंग्वेज वी स्पीक टू किड्स।
जी जनाब, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट यानी बुलिंग के हवाले से। अगर आपका बच्चा कॉर्नर्ड फील करता है अपने स्कूल में और अपने असातिज़ा के ज़रिए या उस पूरे डायनामिक्स में जहां एक तरह से एक पावर स्ट्रक्चर आ जाए और कोई उसको दबा रहा हो, हरासा कर रहा हो, और उसकी भी 4 फॉर्म्स निकलती हैं। नंबर 1 फिजिकल, वर्बल, सोशल एंड साइबर, यानी ये 4 मुख्तलिफ इकसाम की बुलिंग है जो आजकल के बच्चे या टीनेजर्स फेस कर रहे हैं। फिजिकल बुलिंग यानी जिस तरह प्लेग्राउंड्स में हम देखते हैं कि किसी ने धक्का दे दिया, किसी ने आपको किसी तरह एक फिजिकल स्पेस से हटाने की कोशिश की या आपको हार्म किया। वर्बल, आपको कोई ऐसी बात बोली गई जो आपको पसंद नहीं है और बार बार उस नाम से या उस छेड़ से आपको चिढ़ाया जा रहा है। सोशल बॉयकॉट, ये भी बड़ा यूजुअल होता है। क्लास में एक आध बच्चे को बुली करने के लिए या उसको सिंगल आउट करके 4-5 बच्चों का गैंग उसके से एक ज्यादती किसी सिचुएशन बना दे। एंड लास्टली, आजकल टीनेजर्स के लिए एक बहुत बड़ा वबाल जान साइबर बुलिंग, यानी सोशल मीडिया पे भी वो अक्सर इस तरह की चीज़ें देखते हैं, या तो उनको कोई अल्फाज कहे जाते हैं, फिक्रे कसे जाते हैं, या कोई गैदरिंग है तो उसमें उनकी तस्वीर ना लगाई जाए या ख़ास तौर पर उसका कोई मीम बना दिया जाए। ये वो तमाम तरीके हैं जिसकी वजह से बच्चों की इमोशनल स्टेट अफेक्ट हो रही है। हमने उनकी भी एक तरह से फीडबैक लेने की इस सब्जेक्ट पे कोशिश की, क्योंकि हम तो बतौर एडल्ट्स इस पे बात कर रहे हैं, आपकी तरफ आगे ही बढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों का इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। सर, वैसे तो चिढ़ना नहीं चाहिए, पर अगर जो बच्चे चिढ़ते हैं उनको अजीबोगरीब नाम रखने नहीं चाहिए, और वैसे ज़्यादा बुरा लगता है अगर अजीबोगरीब नाम रख दिए जाएं। मैं बचपन में तो हमें इतना असर नहीं पड़ता, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और इसी तरह उस पर जब उनको हूट किया जाता है तो बड़ी क्लासेस के बच्चों में असल में आपको पता होगा जज्बा भी बहुत होता है, तो उस जज्बे के तौर पे वो पे हाथापाई और लड़ाई झगड़े पे उस पर भी बात आ जाती है। फील जो रखते हैं उनको तो मसला नहीं होता, उनको तो मज़ा आ रहा होता है, लेकिन जो बंदे का जिसका नाम रखा जाता है उसको बुरा लग रहा होता है। वो कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन उसको जब भी अंदर से बुरा लग रहा होता है, लोग नाम रख देते हैं अजीब अजीब से, लेकिन ये कोई नहीं सोचता है कि आगे वाले को कैसा फील हो रहा है। तो आगे दूसरे का भी सोचना चाहिए कि उसको कैसा लग रहा है, और फिर उससे मतलब अगर बुरा लग रहा है तो उसको किसी नाम से ना पुकारा जाए। इसी वजह से आज की लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं और बुरे बुरे नाम रख दिए जाते हैं, बहुत मसले होते हैं इससे। सामने वाला ये होता है जो बोल रहा होता है कि आप फलाना नाम से पुकार रहा हूँ, तो उसको तो मज़ा आ रहा होता है यार कि यार हम इसको इस नाम से पुकारें तो हमें अच्छा लगेगा, लेकिन उसको जिसको पुकारा जा रहा होता है ना उसके लिए बड़ी मुश्किलात आती हैं। हाँ, मुझे काफ़ी बुरा फील होता है दूसरों के लिए, कि जैसे उनके लिए फ़ील कर सकता हूँ, जैसे उन लोगों को काफ़ी एम्बैरसमेंट फ़ील होती होगी दूसरों के सामने, क्योंकि वो अपना जैसे बच्चे तो मजाक कर देते हैं, अपना उस वक्त का वो ले लेते हैं एंजॉयमेंट, मगर अब वो लोग दूसरों का नहीं सोचते कि उन लोगों को क्या फ़ील हो रहा होगा। देखिए, अगर वो नाम उनके पॉजिटिविटी उनकी मतलब पर्सनालिटी की पॉजिटिविटी को अगर उनको ये नाम को कॉल किया जाता है, किसी को इंटेलिजेंट इधर आ जाओ, ए जीनियस इधर आ जाओ, हम कहते हैं आइंस्टाइन इधर आ जाइए ज़रा, तो मतलब वो तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि उनकी पॉजिटिविटी। लेकिन इसी तरह से उनके पर मतलब बच्चे उसको चाहते हैं कि अगर हमें किसी साइंटिस्ट के नाम से वो, तो बच्चे अपना मतलब इस तरह का व्यू करते हैं कि हमें आगे मतलब उनका साइंस की फील्ड में साइंटिस्ट बनने की तरफ उनका जो है रुझान थोड़ा सा मतलब एक पॉजिटिविटी की तरफ जाता है। अगर इसी तरह से किसी मतलब मैथमेटिशियन के उससे उनको कॉल किया जाए तो उनका मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ता है, और फिर वो अपने माइंड में उसी तरह की अपनी फील्ड भी बना के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो रख लेते हैं। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम नेगेटिव उसमें करें, बच्चे की पर्सनालिटी की मतलब जो चीज़ उसके ऊपर नहीं सूट करी, हम उस नाम से उसको कॉल करें, तो वो डेफिनेटली उसके ऊपर नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट कर देते हैं। जी जनाब, तो ये एक बड़ी बारीक सी लकीर है जब हम बात करते हैं कि बच्चे हैं, शरारत तो करेंगे, आपस में बैठे हैं, कोई किसी को कुछ बोल देता है, और ये बड़ी छोटी एज से शुरू होता है। अगर आप देखें कि बहुत अर्ली एज में 3-4 साल का बच्चा है, वो पहली दफ़ा डोंकी वर्ड सीखता है या मंकी वर्ड सीखता है, तो ही हैज़ एन टेंडेंसी कि वो दूसरे को इस नाम से पुकारे और छेड़े। लेकिन कब वो बात है कि जब हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारा बच्चा जो कर रहा है वो दूसरे बच्चे की दिल आज़ारी है, या अगर हमारे बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो बजाय इसको ये कहने कि भाई इससे इफेक्ट ना हो, हाउ कैन वी हेल्प देम। हमारे साथ अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मोहम्मद इमरान साहब ने, भी ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इन मामलात को समझते भी हैं, इमोशनल वेलबींग की अक्सर बात करते हैं, हमारे साथ अक्सर प्रोग्राम्स में होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इमरान साहब, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही होगा कि बच्चे हैं, शरारत तो करेंगे। आप और मैं भी जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, एक कॉन्सेप्ट होता था रैगिंग, हमारे सीनियर्स हमारी रैगिंग करते थे। उस वक्त क्या हम ज़्यादा ढीठ थे कि हमें पता नहीं चला कि हमारी बुलिंग हो रही है, या आज का बच्चा ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है? हाउ विल यू व्यू दिस इशू? देखिए बेटा, नॉर्म्स जो है वो चेंज होते रहते हैं ना। हमारे बचपन के अंदर अगर हमें कोई बाहर मारता था
तो हम घर साहब में आके शिकायत नहीं करते थे। उसका रीज़न ये था कि घर वाले सबसे पहले हमें एक और मारते थे कि आप तुमने कुछ किया होगा तभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा। सही। अच्छा जी, और अगर कभी कोई बड़ी बहन की इंटरवेंशन आ भी गई और उन्होंने कोई हिमायत भी की कि ज़रूरी तो नहीं है इन्होंने कुछ किया होगा, तो फिर दूसरा जुमला ये आता था कि फिर भी तुम्हारा कसूर है, तुम उन गंदे बच्चे के पास गए ही क्यों थे। यानी इसका मतलब उसी पे होगा। तो जब बच्चों के समझ में आ गया तो वो घर पे आके बताना छोड़ देता है। अभी कुछ नॉर्म्स काफ़ी हद तक चेंज भी हो गई हैं। वालिदैन को हम देखते हैं वो ये पहले से ही इंस्ट्रक्शंस देके भेजते हैं कि अगर किसी ने आपको हाथ लगाया तो उसके टिका के आना, पिट के मत आ जाना। ये भी अब ये एक्सट्रीम भी हम देखते हैं रवैयों के अंदर। फिर अभी जैसे आपने अपने प्रोग्राम के अंदर मैं शुरू में सुन रहा था कि हमारे यहाँ तो उसका कोई मतलब भी नहीं है ना, बुलिंग का मैंने जो है वो गूगल सर्च किया तो उसका मतलब निकला गुंडागर्दी। तो ये भी यानी आप एक 4 साल के बच्चे को तो नहीं कहेंगे तुम गुंडागर्दी कर रहे हो। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखें ये जो अल्फाज इस्तेमाल आपने कहा ना कहाँ से शुरू हो रहे हैं, घरों से शुरू हो रहे हैं। हमने खुद अपने मतलब गिरदोनवा में देखा कि एक इंतहाई खूबसूरत नाम बिलाल, देखे वो बिल्लू बन गया और फिर बिल्ला बन गया। हाँ। और वो घर में एक्सेप्टेबल हो गया। तो अब ये समझ में आ गया कि ये सफर घर में अगर एक्सेप्टेबल है तो उस बच्चे के लिए भी एक्सेप्टेबल है कि किसी भी जानवर के नाम से पुकारा जा सकता है, और ये तो बड़ा पॉजिटिव है। और इसमें प्यार भी है, इसमें सारी चीजें भी हैं। फिर हमारे जो जैसे मेरी बहन ने शुरू में कहा था जो जुमले हैं, अरे हमें अच्छी तरह मालूम है कि जो सजेस्टेबल स्टेट होती है, जैसे खास तौर से जो बच्चे जब क्योंकि सजेस्टेबल होते हैं 8 साल से कम उम्र के बच्चे तो वैसे भी अनकॉन्शियस माइंड डोमिनेटेड होते हैं, तो वहाँ नेगेटिव प्रोसेस नहीं होता ना। मैं आपको बोलूँ पीले रंग के बारे में नहीं सोचें, गाय के बारे में नहीं सोचें, शर्ट के बारे में नहीं सोचें, रोशनी के बारे में नहीं सोचें, तो आप क्या सोच रहे हैं? वही सोच रहे हैं जो मैं मना कर रहा हूँ। लिखा होता है यहाँ कचरा फेंकना मना है और वहाँ क्या होता है, नहीं रजिस्टर होता है, वही आप सारा डंप कर रहे हो। इसलिए जब आप इस तरह की चीजें मना ना करते हैं तो वो वही कर रहा होता है। तो हमारे जुमले इस तरह के हैं। फिर कुछ जुमले जो बुलिंग बड़ों से स्टार्ट होती है क्लासेस के अंदर, क्योंकि हमारी मासेस वही है जो देही स्कूलों के अंदर जाती है। आज भी पब्लिक स्कूलों की तादाद ज्यादा है। आज भी हम देखते हैं कि वो जो वायरल कई कबार क्लिप्स निकलती हैं उसमें आप पूरी क्लास के सामने आधी क्लास खी हंस रही है और आपने बच्चे को मुर्गा बनाया हुआ है या आप उसको हाथ पे रूलर से मार रहे हैं। ये वो तमाम इमेजेस हैं जहाँ पे ये पावर स्ट्रक्चर, ये नेगेटिव पावर स्ट्रक्चर स्टैब्लिश हो रहा होता है। द टीचर इज गेटिंग अवे विद इट। फिर उसमें वो बच्चा अगर पिट के निकल रहा है तो अपने से छोटी क्लास वाले बच्चे को देखेगा कि मेरी पिटाई की है, अब कहीं ना कहीं उसने अपना अग्रेशन पास ऑन करना है। तो ये पेंट अप एंगर हमारे माशरे में बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन बिफोर वी कैरी ऑन, अगर मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज हुमैरा के लिए पानी भिजवा दें, उनके गले में थोड़ी सी मुझे लग रहा था कि खांसी भी उनको आ रही है। सो दिट्स कमिंग ऑन योर वे। डॉक्टर आयशा, आप क्या कहेंगी कि अब वही वाली बात कि बच्चा, अपना बच्चा तो हर एक को अजीज होता है। अगर हम कहें कि स्कूल्स में टीचर्स को विजिलेंट होने की ज़रूरत है, बच्चों को देखने की ज़रूरत है, तो जो बुली है उसके पेरेंट्स को अगर बताया जाता है तो जैसे इमरान भाई बिल्कुल सही कह रहे थे कि वहाँ से भी एक अग्रेसिव स्टांस आता है। हाउ डू यू लेट द पेरेंट्स नो कि आपका बच्चा उस पावर को अब्यूज़ कर रहा है, दूसरे बच्चों को बुली कर रहा है, और उनको फिर करना क्या चाहिए? राइट, सो वेरी डेलिकेट मैटर, बिकॉज यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हम अभी बात कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, देर इज अग्रेशन, जो पेंट अप एंगर पास हो रहा है, बट देयर इज ऑल्सो लॉट ऑफ रोल मॉडलिंग। सही। सो यू नो लॉट ऑफ जो बच्चा स्कूल में कर रहा है वो ही मे हैव बीन सीइंग इट कि घर में भी हो रहा है। ठीक है, सो जब आप पेरेंट्स को बताते हैं, दैट्स हाउ दे नो, दैट इज़ व्हाट दे नो। तो अगर जब यू नो टीचर्स बता रहे हैं तो एकदम से पेरेंट्स का स्टांस होता है वो डिफेंसिव हो जाते हैं कि नहीं हमारा बच्चा ऐसे नहीं कर सकता, हम तो ऐसे नहीं करते एंड स्टफ, एंड वी आर नॉट लिसनिंग टू व्हाट यू आर सेइंग। अगेन हमारी क्या लैंग्वेज होनी चाहिए एज टीचर्स, एज साइकोलॉजिस्ट, एज साइकाइट्रिस्ट, हुएवर, कि यू नो दिस इज अ प्रॉब्लम दैट वी ऑल टुगेदर, हम सबको साथ मिलके मैनेज करना है। बुलिंग हो रही है, वो बुली कर रहा है, कोई बुली हो रहा है, बट किस तरीके से हम आपके बच्चे को बता सकते हैं कि व्हाट इज़ अ रिप्लेसमेंट बिहेवियर। सो वन ऑफ द थिंग्स जो हम बार बार कॉन्स्टेंटली कह रहे हैं कि हम बच्चे को कहते हैं ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, वी नेवर टेल आवर चिल्ड्रन कि वो क्या करें। यू नो पॉजिटिव वो नहीं है, सेंटेंसेस नहीं है हमारे पास। इंसेंटिवाइज भी करना, यानी आप बच्चों को विद इन, चाहे क्लास हो या कहीं पे भी हो, हम उसका अच्छा अगर कोई किरदार है या रवैया रहा है, हम उसको कभी एक्नॉलेज नहीं करते, उसको कभी इंसेंटिवाइज नहीं करते, कभी ये नहीं कहते कि इसने बड़ी अच्छी शाबाशी नहीं देते, तो शाबाशी ज्यादा देनी चाहिए। सो इट इज यू नो हमारा पेरेंटिंग का अलमिया ये है कि यू नो हमारा सारा का सारा जो टाइम है वो स्पेंड होता है डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, बट नॉट सो मच ऑन कि बेटा
बेटा आपने ये किया, आप अपने छोटे भाई के साथ इस तरह खेल रहे थे, आपने आपके फ्रेंड की हेल्प की, मुझे बहुत अच्छा लगा, राइट? वी डोंट स्पेंड टाइम doing that. So I think that it's very important कि conversation changes. The other very quick point is कि जब हमारा बच्चा घर आता है तो as parents, as Mera was also saying, पहला हमारा सवाल होता है बेटा आज आपके मार्क्स कितने आए, आज अपने टेस्ट में ये क्या किया, वो टेस्ट था तुम्हारा तो तुम्हारे कितने आए. I don't think we ask them कि बेटा आज आपने स्कूल में किसकी हेल्प की, आज आपने किसके साथ कोई अच्छा रवैया किया, आज आपने टीचर की कैसे हेल्प की, आज did something nice happen in class today. We don't ask these things. ये डायनामिक्स अब कॉम्प्लिकेट भी हो रहे हैं. जी बात पे सिर्फ एक लफ्ज का इजाफा था कि आप कंटिन्यू करें. बहुत प्यारी बात डॉक्टर साहब ने कही है कि जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि आपने इतनी हेल्प की. अलमिया आज ये है, ज़रा हम भी पढ़ाते हैं, अलमिया ये है कि वालिदैन अपने बच्चों से कहते हैं किसी से शेयर मत नहीं करना, अपने नोट्स ना देना, उसका नंबर ज्यादा आ जाएंगे और तुम पीछे रह जाओगे. यानी शेयरिंग का मतलब है पीछे रह जाएंगे. अच्छे भले जो आपके स्कूल में आपके फ्रेंड्स हो सकते थे, एक क्लासरूम एक ग्रुप डायनामिक्स है, आपने हर एक को कंपेटिटर बना दिया, आपने एक डिस्ट्रस्ट को सीड कर दिया कि उस बच्चे ने कहा है तो गलत कहा होगा. लेकिन मेरा बतौर एक टीचर के जो अभी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉम्प्लिकेट हो गया ना. पहले तो हम कहते थे माँ बाप को पता होता था कि बच्चा 8 घंटे स्कूल में है, उसके बाद घर के अंदर है. अब एक जो पैरेलल दुनिया खुल गई है थ्रू द साइबर, थ्रू द इंटरनेट, थ्रू द सेल फोन्स एंड स्मार्टफोन्स, उसने मामलात को और उलझा दिए. तो बतौर टीचर अगर आप इस तरह की डायनामिक्स अपनी क्लास में नोट करती हैं तो पहला यानी व्हाट आर द गो टू स्टेप्स? क्या टीचर कोशिश करती है कि दो बच्चे जो आपस में लड़ रहे हैं उनको साथ ही बिठा दिया जाए, उनको पेयर अप कर दिया जाए या उनको अलग कर दिया जाए? व्हाट इज़ योर गो टू मेथडोलॉजी? अच्छा, ये हर केस में डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं. बाज़ केसेस में साथ बिठा के इशूज़ हल किए जा सकते हैं, बाज़ केसेस में सेपरेट करके इशूज़ हल किए जा सकते हैं, बाज़ केसेस में ग्रुप टास्क के ज़रिए हल किए जा सकते हैं. तो इट्स डिपेंड्स ऑन इशू, इट्स डिपेंड्स ऑन चाइल्ड बिहेवियर, इट्स डिपेंड्स ऑन स्पेशली चाइल्ड्स पेरेंट्स बिहेवियर कि घर से किस तरीके का रिस्पांस आ रहा है. क्योंकि बसा औकात मैं अक्सर ज़्यादातर फोकस करती हूँ कि घर 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 घर, क्योंकि पूरी शख्सियत वहीं से तामीर होती है. तो हमारा मेजरली फोकस होता है कि हम मदर्स को बुलाएं, उनसे बात करके कि आया घर में क्या रवैया है. फिर हम स्टेप्स फॉरवर्ड तय करते हैं कि जी हमारी तरफ से ये स्टेप फॉरवर्ड होंगे, घर में आप ये लैंग्वेज यूज़ करेंगे, इस तरीके की ज़बान इस बच्चे के साथ, एप्रिसिएशन के लिए आप ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे. अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं बहुत ही छोटे बच्चों की, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि बुलियन ट्रांजिशंस में होती है. यानी एक अच्छा भला बच्चा है, उसने प्राइमरी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, सडनली ही गोज टू सेकेंडरी स्कूल और उसकी पर्सनालिटी या तो बुली बन गई है या वो बुली हो रहा है. लाइकवाइज जब बच्चे कॉलेज में जाते हैं जहाँ पे सबके पास जी पहले साल फर्स्ट ईयर्स होते हैं तो आपका रैगिंग का भी सबको राइट है, कैंटीन में आप ही से खाना खाया जा रहा है, आप कुछ खा रहे हैं तो आपकी प्लेट लेके जाई जा रही है, कोई नया नाम आपका रखा जा रहा है, आपको छेड़ा जा रहा है, और क्योंकि वो एनवायरनमेंट आपके लिए बिल्कुल एलियन है वहाँ पे आप ये सब कुछ फेस करते हैं. इस पर हम बात करेंगे और फिर हमारे पैनल की भी राय लेंगे कि अगर आप खुदा न खासा बुली हो रहे हैं तो आप अपने लिए क्या कर सकते हैं. अगर आपके पास कोई भी नहीं है, हाउ कैन यू हेल्प योर सेल्फ? इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. जी जनाब, वक्त कम, मुकाबला सख्त होता है और ऑफलाइन हमारी कॉन्वर्जेशन ज़्यादा मज़े की हो रही थी. हम बात कर रहे थे कि यूके के स्कूल्स में जैसे डॉक्टर आयशा ने कहा कि बाकायदा कैंपेन चलाई गई जहाँ पे नो टू बुलिंग को साथ साथ येस टू कंपैशन की बात की गई. यानी आप बच्चे से सिर्फ ये ना पूछें कि उसके ग्रेड्स कैसे थे, बल्कि उसको ये भी पूछें कि आज तुमने अच्छा काम क्या किया, आज किसी की मदद कैसे की, क्या अगर. अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था एंड आई थिंक कि बिफोर आई गो इनटू अ लॉन्ग रैम्पेज मैं ये सवाल अपने एक्सपर्ट से ही कर लूँ कि अगर आप फील करते हैं कि एक बच्चा यानी बुली हो रहा है, सो व्हाट इज़ योर एडवाइस टू देम? और ट्रांजिशंस की बात की जा रही थी कि क्लास 7 क्योंकि वो प्री एडोलेसेंस होता है, उस वक्त आपकी बॉडी में भी चेंजेस आ रहे हैं, आपकी आवाज़ भी बदल रही है, और फिर दूसरा कॉलेज वाला जो हम जाने से पहले पूछे गए थे कि आपको एक नई आइडेंटिटी एक तरह से अपनी क्रिएट करनी है. तो दीज 2 पॉइंट्स आर वेरी वेरी सिग्निफिकेंट. डॉक्टर इमरान साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द की जो आप उस वक्त कहें बच्चों को जो कॉलेज में जा रहे हैं कि अपना किस तरह ध्यान रखें, हाउ कैन दे नॉट बी बुलीड? देखिए, अगर घर वालों ने उसको सपोर्ट दी है, अगर घर वालों ने उसको स्ट्रेंथ दी है और घर वालों के अंदर कोई रोल मॉडल है, अगर उन्होंने कोई बताया कि हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं. अभी आपने बात की कि जी वो आपने अच्छा क्या किया, तो घर वालों ने भी पहले कुछ अच्छा किया हो ना, उसकी तो भी तो घर में कोई स्टोरी आ रही हो,
उसके बाद फिर अब आप इस बच्चे को जब ये कहते हैं कि जी अगर एक्सटर्नल प्रेशर इस तरह का आता है, क्योंकि इस बच्चे के अंदर सबसे जो पहली चीज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम ऑब्वियसली लो होगी, तभी आपको ये बात बतानी पड़ रही है। उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो दूसरे से बेहतर होगी, ज़रूर उसको उजागर करने की, उसको हाईलाइट करने की, उसको अप्रिशिएट करने की, क्योंकि हमारा रिलीजन 90% रिवॉर्ड एंड 10% पनिशमेंट की बात करता है। हम अनफॉर्चुनेटली शुरू पनिशमेंट से करते हैं और 10% को ही 90% कर देते हैं और फिर ज़ाहिर है वो रिवॉर्ड कहीं से खो जाता है। लेकिन इस तरह के बच्चे फिर हमने लोगों को दोस्त बनाना छोड़ दिया। रिलीजन ने तो कहा था जो है वो दोस्त सबसे बड़ी ब्लेसिंग है ईमान के बाद, लेकिन हमने तो वो उसको गाइड करना छोड़ दिया। तो ऐसा एक बच्चा नहीं होता, ऐसे और भी बच्चे होते हैं। तो आप जब तक आप वो गेट एक्वेंटेड नहीं होंगे, वो भी एक ग्रुप बन सकता है। यानी एक तरफ वो वाला ग्रुप है और एक तरफ कमजोरों का भी एक छोटा सा ग्रुप होता है, वो उससे कम वल्नरेबल होता है जो तन्हा होता है। फिर आप ये कहते हैं कि उनके साथ अगर आप टाइम ज्यादा स्पेंड करोगे, उनके साथ इस वक्त महसूस कर रहा है डॉक्टर इमरान, अगर कोई ये फील करे कि जैसे हम बात कर रहे थे कि स्कूल में मेरी पर्सनालिटी, मैं अपने स्कूल में मॉनिटर भी था, किंग था, बेस्ट स्टूडेंट था, सडनली आई हैव गॉन टू अ कॉलेज जहाँ पे मुझे ये एहसास दिलाया गया है कि मैं बहुत स्किनी हूँ, मैं बहुत काला हूँ, या मेरी गाड़ी बहुत छोटी है, या मेरा फ़ोन इतना महंगा नहीं है, और आप अचानक से बड़ा वीक फील कर रहे हैं। ऐसा शख्स क्या करे? देखिए घर के अंदर कैसे हैंडल किया जा रहा है। अगेन सारी बात यही है ना कि ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर ने कन्वर्ट किया ना, उस प्रेशर को वो हैंडल नहीं कर सका। वो जो कंपैरिजन वहाँ पे किया जा रहा है और उससे लो सेल्फ एस्टीम हो रहा है, उससे घर के अंदर किस तरह उसको हैंडल किया जाता है। घर वाले क्या इसी कॉम्पिटिटिवनेस के ऊपर काम कर रहे हैं? घर वाले भी अगर इसी चक्कर में महंगा फोन, महंगी गाड़ी, महंगे पर्दे, महंगा खाना अगर वो उसके ऊपर है, तो उसको भी आपने इनडायरेक्टली बताना कि बेटा यही शायद आइडेंटिटी है। मैं तो अपने बेटे को बहुत आराम से बताता हूँ, बेटा अगर मेरी शर्ट से, अगर मेरी घड़ी से, अगर मेरी गाड़ी से और मेरे शूज से कोई इंप्रेस है, जिसका मतलब अंदर से कुछ भी नहीं हो। अगर मेरे अंदर कुछ है तो फिर मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है। ईदी को किसी लिबास की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो ईदी थे। तो मेरा पॉइंट, हम जब तक ये टर्नओवर नहीं कराएंगे कि जी हमारे पास अंदर क्या चीज है, राइट, हमारे स्किल्स कौन सी चीज है, मैं अपने स्किल से अपने आप को जो है वो साबित कर सकता हूँ। और फिर ऐसे दुनिया भर के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि बहुत सारे लंबों ने कितना काम किया, बहुत सारे छोटों ने कितना काम किया, बहुत सारे कालों ने काम किया। आप उसको एसोसिएट कराना शुरू करें ना कि यार आपको पता है कि यार मैं काला हूँ, हाजी मोहम्मद अली भी काला। एक हम अक्सर बात ये करते हैं कि अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लो। नाउ दिस इज ईजियर सेड देन डन। मेरा आप क्या कहेंगी कि अगर एक बच्चे को छेड़ा जा रहा है एक बात पे और वो एडल्ट से आके शेयर करता है, जैसे हमने अभी बात की कि बेटा क्या फ़र्क पड़ता है, कितने लंबे लोग हैं, कितने कम कम्प्लेक्शन के लोग हैं, उन्होंने भी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है। बच्चा उस वक्त ये बात सुन नहीं रहा होता, वो अपनी तकलीफ़ में होता है। ये बात बच्चे को कैसे समझाई जाए? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए मैं कहती हूँ कि इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं। पहले तो हम बच्चे को सुने, दूसरा हम जो हमने सुना उस पर हम काम रहें, बिकॉज कभी कभार पेरेंट्स को भी गुस्सा आता है कि आखिर मेरे बच्चे के साथ ये हो क्यों रहा है। तीसरा जो उसकी फीलिंग्स हैं उसकी हम रिस्पेक्ट करें। इट इज़ ओके अगर आपको बुरा लग रहा है, इट इज़ ओके अगर आप अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हो, दिस इज़ योर राइट। बिकॉज बच्चे की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि वो अपने अंदर के किरदार को, रवैये को समझने की कोशिश करें। दूसरा, अगर वो चीज़ हो रही है, हम उसे कहें कि इस टॉपिक को आप अवॉइड कर सकते हैं, आप वहाँ से दूर हट सकते हैं, जिस जगह तन्हा नहीं रहें। जैसे अक्सर स्कूलों में ऐसे स्पेसेस होते हैं, क्योंकि जो बच्चे बुली कर रहे होते हैं वो पब्लिक गैदरिंग में नहीं करते, वो टीचर के सामने नहीं करते। हम उन्हें कंफर्ट स्पेसेस दें कि आपको लगता है कि अगर स्कूल में आपके साथ ये हो रहा है, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ स्टेजेस हैं कि हम टीचर से बात करेंगे, हम बच्चे को काउंसिल करेंगे या हम कुछ और करेंगे। बट पहला स्टेप ये है कि अगर वो बच्चा नेक्स्ट डे स्कूल जा रहा है तो मुझसे बताएं कि आपने अकेले नहीं बैठना, आपने कुछ दोस्तों के साथ बैठना है, आपने ऐसा स्पेस ढूंढना है जहाँ पे टीचर हो, या ऐसा स्पेस ढूंढना है कि जहाँ पे वो बच्चे आपको बुली नहीं कर सकें। तो एक कंफर्ट स्पेस पहले हम एक बच्चे को दें, देन फिर हम उसको बताएं कि बेटा इस रवैये के साथ कैसे हैंडल करना है, आप क्यों यूनिक हो, क्यों ये चीज़ें हो रही, ये बात के स्टेजेस हैं कि हम उसको करें। अच्छा, अभी तक जो हमने गुफ्तगू की है, हमने बुली की बात की है और हमने उस बच्चे की बात की है जो बुली हो रहा है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट बाय स्टैंडर्ड्स। डॉक्टर आयशा, अक्सर हम देखते हैं कि कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया हो रहा है, 3 लड़के मिलके एक बच्चे को छेड़ रहे हैं, तंग कर रहे हैं, कोई आवाज़ें कस रहे हैं, बाकी सब खामोशी से देखते रहते हैं। हाउ डू वी, ये कंपैशन हम बाकी लोगों में किस तरह उजागर करें कि वो जो तन्हा है उसके साथ जाके खड़े हो, और अगर आपको बुरा लग रहा है सुनने में तो सोचो उसको कितना बुरा लग रहा होगा। So thank you for this, Sidra. The bystanders का जो रोल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। It's actually might be the strongest role ever, right. Because अगर आपके बुली के पास ऑडियंस नहीं है तो वो bullying will go away. It's the audience that's giving the power. that देखो मुझे कितने लोग देख रहे हैं because I'm the stronger one and they're seeing my strength. Right?
So अगर तो हम जो bystanders हैं, instead of sort of looking up to the bully कि look कितना ये strong है और इसकी वजह से कितना एक बच्चा परेशान हो रहा है, we start actually going and helping out the person who's bullied, तो suddenly जो भी bully की power है वो वहीं पे fizzle out हो जाएगी। अच्छा, ये तो बच्चा रहा, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन लोग क्लासरूम्स में देखें, जब एक टीचर है जो अपने हद से तजावुज़ कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, आवाज़ें कस रहा है, या आपको फिजिकली उस वक्त कोई पनिशमेंट दे रहा है, तब बच्चे क्या कर सकते हैं या क्लासरूम क्या कर सकती है? So the classroom, I mean, again, we have to start very, very young. हमें बचपन से कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को इतना मॉरल करेज दें कि वो टीचर्स they can stand up. I can tell you कि I went to one of the schools जिन्होंने मुझे बुलिंग के लिए बुलाया था, one of these the fanciest schools of Karachi. And the 100 people assembly में students खड़े हुए थे. I was giving a talk about bullying among students and stuff, and one very brave student हाथ उठा के कि ठीक है आप हमें तो बता रही हैं, but हमारे यहाँ पे सब teachers भी खड़ी हैं, what would you tell them, because ये भी हमें bully करती हैं, right? But कितने बच्चों में हम उनको ये moral courage देते हैं कि they can stand up and do it. What I generally recommend to a child जो मेरे पास आया है और parents मेरे पास आए हैं बच्चे को लेके because वो बहुत bully हो रहा है, is to make that child and that parent the advocate for anti-bullying in school. So I will tell the parents and the child कि आप bullying के बारे में पढ़ें, bully कौन करता है और bullies की क्या characteristics हैं, bullying के क्या हैं bystanders, and अपने स्कूल में जाके give a small talk, जिसमें teachers की भी बुलिंग ऐड कर दें, सो दैट अनकॉन्शियसली आप ये ओवर्टली नहीं कह रहे कि टीचर्स आप बुली कर रहे हैं, बट यू आर पासिंग ऑन द मैसेज कि टीचर्स भी बुली कर सकते हैं। सही, बिकॉज वो पावर अगर पेरेंट्स या बच्चे जाके बेचारे टीचर्स को कहेंगे ये आप गलत कर रहे हैं, तो वो बेचारे बच्चे के साथ तो जो बाद में होगा दैट्स नॉट ये गुड। अगर हम पावर डायनामिक्स का चेंज देखें डॉक्टर इमरान, ये यूजुअली आता है कॉलेज में ज़्यादा, यानी आपको स्कूल तक तो पता ना, या तो आप किसी बोर्ड के पेपर्स में जा रहे हैं या फिर आप ओ लेवल्स ए लेवल्स के पेपर दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि अच्छा टीचर का वो कंट्रोल नहीं है। कॉलेजेस में अक्सर देखा गया है कि बिकॉज आपका पूरा का पूरा जीपीए, आपकी स्कोरिंग उस टीचर के हाथ में है, तो अक्सर वो मॉरल करेज नहीं भी आ पाती। यानी आप देख रहे हैं किसी एक स्टूडेंट के साथ ज्यादती हो रही है या उसको रेसिज्म का, एथनिक उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, आप कुछ कह नहीं पाते। ऐसे क्लासरूम्स को, ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या कहेंगे? अच्छा, मैं देखें शायद ये बहुत सारी किताबी बातें हो जो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। माइट इज राइट जब से दुनिया बनी है, जब से प्रिवेल करता है और आज भी करता है। सही। ताकतवर मुल्क के दोस्त ताकतवर मुल्क होते हैं और उसके दोस्त कमजोर मुल्क भी होते हैं, सिर्फ अपने तहफ्फुज़ के लिए। बिल्कुल। और बाकी जो छोटे मुल्क रह जाते हैं उनको सिर्फ सर्वाइवल सिखाया जाता है। हाँ। और यहाँ पर भी एग्जैक्टली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, बस सर्वाइवल करना सिखाया, क्योंकि टीचर्स जो है वो 90% जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा था, रिसर्च बताती है 90% लोग हैं जो कभी ना कभी बुली जरूर हुए हैं किसी ना किसी फॉर्म में, जो आपने 4 फॉर्म बताई हैं। ये जुमला अक्सर बच्चों ने सुना है, तुमसे ज्यादा नालायक बच्चा मैंने दुनिया में नहीं देखा, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम डफर हो। ये जुमले सुने हैं। हाँ। ये जुमले सुने हैं और इसी तरह के जुमलों का इस्तेमाल घर में भी होता है और जो है वो तालीमी इदारों के अंदर भी होता है। और अगेन उस बच्चे को अपने आप को बचाने के लिए वो उसकी तरफ चला जाएगा या खामोश रहेगा, यानी वो खाली फ्लाइट और फाइट तो नहीं होता ना, फ्रीज भी एक चीज होती है, फ्रीज मोड भी होता है, तो वो फ्रीज मोड भी होता है। और वो उस फ्रीज की वजह से कहता है कि जी मैं किस खुशी में बनूं, अगर मैं क्यों टारगेट बनूं, मैं ही जो है वो कैसे बनूंगा। तो इस बच्चे को एम्पावर करने का सिर्फ एक ही जो है वो तरीका है कि सुना जाए। यानी अगर पेरेंट्स को अपने बच्चे को बचाना है और टीचर वाकई अगर कंसर्न है उस बच्चे के बारे में, क्योंकि टीचर के ऊपर भी तो कोई कम प्रेशर नहीं है ना, वो इदारे की तरफ से जो उसको ग्रेड की दौड़ और जैसे भी आपने फरमाया जीपीए और कंपटीशन जैसे डॉक्टर साहब ने लेकिन एक सवाल है, लेकिन इग्नोर तो हो रहा है ना वो बच्चा, एंड दिस इज अ लार्जर क्वेश्चन। और मैं साइबर बुलिंग को तो मैं आई वांट टू टेक इट अप एज अ सेपरेट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर, जिसके अंदर हम बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं क्योंकि अगला सामने देखने वाला नहीं है, ना रिएक्शन आ रहा है, ना उसकी तकलीफ का अंदाजा हो रहा है। लेकिन बहैसियत एक माशरा, क्योंकि हम सब कहते हैं 90% में हम भी शामिल हैं, या तो हम बुली रहे होंगे या किसी ना किसी वजह से हमें बुली किया गया होगा। हम ज़्यादा ढीठ थे उस वक्त की, बुलिंग ज़्यादा आसान थी, या हम ज़्यादा सेंसिटिव नहीं थे? आज का बच्चा ज़्यादा सेंसिटिव है। व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन, क्यों इतने लोग इससे इतने ज़्यादा अफेक्टेड फील करते हैं? दैट इज़ माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। सो आई डोंट थिंक दैट इट वाज एनी लेस और मोर। आई थिंक उस वक्त भी होती थी, उतनी ही प्रॉब्ली होती थी जितनी आज हो रही है। And I think all of us are affected. इसीलिए the kind of children that we are raising, या हमारी पर्सनालिटी जैसे है वो हमारी जिस तरह शेप हुई है,
हो ये क्या है कि अब अवेयरनेस थोड़ी आ गई है, वी रेड अबाउट दीज थिंग्स, हमें पता चल गया है कि क्या चीज़ ठीक है क्या ठीक नहीं है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इट। एंड बच्चों के लिए भी वो सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, वो पढ़ भी रहे हैं, अवेयरनेस उनकी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। सो आई थिंक इट्स प्रोबेबली आई थिंक बिकॉज वी आर इन द फाइनल मिनट्स, तो मैं हुमैरा आपका भी टेक लेना चाहूँगी इसके ऊपर। व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग अराउंड अस? नॉट लेस नॉट मोर, वैसा ही है जैसा पहले था? बिल्कुल वैसे ही है जैसा पहले था, लेकिन ये कि अब सोसाइटी ज़्यादा मोटिवेटेड हो गई है या ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है, ज़्यादा मालूमात आ गई, जिसके सबब अब इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा बात की जा रही है। और हो सकता है कि एथिकली काफ़ी चीज़ें अब ज़्यादा अपलिफ्ट हो गई बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, कार्टून कैरेक्टर्स, फिल्म कैरेक्टर्स, बिकॉज ये सब चीज़ें हमारे मौजूद हैं। ज़्यादा दबाव में है, इसीलिए हर इंसान चलता फिरता बम है, कोहनी लग जाती है तो पार पीठ पे उतर आता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो हमारे साथ हुआ था वो अब ट्रिगर हो रहा है। यानी इन अदर वर्ड्स, जब आप देखते हैं कि एक शख्स है बहुत अच्छा खाता पीता घराने में, दुनिया भर की सक्सेस उसके पास मौजूद है, लेकिन एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं क्यों, वो इनसिक्योर है। वो इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं आपके बचपन में या आपके एडोलेसेंस में आप पे सीड की गई थी। एट द सेम टाइम बहुत बड़े बड़े लोग अंदर से दे आर ब्रोकन चिल्ड्रन, बट एवरीबडी कैन हील। और ज़रूरी ये नहीं है कि आप अपनी कमज़ोरी, अपनी इनसिक्योरिटी दूसरे को भी तोड़कर ही जाहिर करें। मैं अपने पैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और ये जो 4-5 फॉर्म्स हैं, इस पर हम अलग अलग प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। हमें अपना कमेंट और फीडबैक ज़रूर भेजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।